90% बच्चे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हमको ऐसा दो संख्या पता करना है जिसको जोड़ने पर यानी कि जिसका योग जो होगा वो 27 होगा और जिसको हम लोग गुना करेंगे यानी कि उसका गुणनफल जो होगा वो 182 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, माना जो पहला संख्या है, ठीक है, दो संख्या हम लोग को मानना है ना, तो पहला संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या, माना कि जो पहली संख्या है, ठीक है, माना कि पहली संख्या x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, 27 - x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, तो जब x और ये 27 - x दोनों को जोड़ेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा फाइनली क्या, 27 ही बचेगा। अब देखिए, आप बोल रहे हैं क्या कि जब दोनों संख्या को हम लोग क्या करते हैं, गुणनफल यानी कि गुना करते हैं, ठीक है, तो 182 आता है। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है x और ये जो 27 - x है, जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो जो पहली संख्या है यदि उसको दूसरी संख्या के साथ हम लोग गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अब इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x को 27 से, तो हमारा हो जाएगा क्या, 27x माइनस, अब ये जो x है इसको हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा कितना, 182 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं कि सारा टर्म एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, एक साइड ले आते हैं, तो यहाँ x² लिखते हैं, यहाँ प्लस का क्या है, 27 है, तो यहाँ प्लस का 27 यानी कि 27x हो जाएगा और यहाँ माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस का टर्म पहले आ जा रहा है। ठीक है, तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। ठीक है, तो माइनस को कैसे हटाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमारा बच जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, x² माइनस का 27x और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 182, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी हम लोग माइनस कॉमन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा समीकरण जो बना वो क्या बन गया, x² माइनस का 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप जैसे देखिए यहाँ दिया गया है क्या, हम लोग फर्स्ट ही वीडियो में हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आएगा कितना, 182 आएगा। ठीक है, तो 182 आएगा तो हम लोग को 182 का एक ऐसा फैक्टर ढूंढ लेना है। ठीक है, ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए ना। ठीक है,
तो जिसको जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। ठीक है, ये मिडिल टर्म यही वाला था ना, 27 ही था ना। यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस का 27। ठीक है, तो माइनस का 27 आना चाहिए, तो वैसा टर्म हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा जो एक बार इक्वेशन है इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का क्या था 182, 182 ना, 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, जिसको क्या जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए कि कौन सा ऐसा दो फैक्टर होगा। ठीक है, तो 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 13 चौक 52, 13 हो सकता है। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 का टेबल। ठीक है, तो कितना बार में ये कटेगा, 13 कम 13। ठीक है, बचेगा यहाँ कितना, 5 2 52 हो जाएगा, और 13 चौके 52। ठीक है, और जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या, माइनस का ये 13 हो जाएगा एक फैक्टर, यानी कि एक गुणनखंड 13 और एक हो जाएगा 14। ठीक है, और जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा माइनस को। ठीक है, तो माइनस का 13 और माइनस का 14 लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x। ठीक है, अब माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या है, ये इस वाले टर्म और ये वाले टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे। अब बचेगा क्या, x माइनस 13 बचेगा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से हम लोग इसको कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 14 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x, और ये माइनस हो जाएगा और ये 13 बच जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 13 दोनों से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस का 13 यहाँ से कॉमन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बच क्या जाएगा, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों टर्म को x माइनस 13 और x माइनस 14 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाए, x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से एक और हो जाएगा क्या, x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 13 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट में पूछा गया था कि दो संख्याएं वो कौन सी है, ठीक है, तो दो संख्याएं हमारा यही होगा, एक 13 और दूसरा 14 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 3rd। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ एक वर्ड लिखा गया है क्या, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्या, लगातार। ठीक है, तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों मतलब यानी कि उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहली संख्या मान लेते हैं क्या, x है, और दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। ठीक है, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है। ठीक है, तो उसी तरह दो संख्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, पहला संख्या जो है वो x है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, माना
माना कि जो पहली संख्या है वो x है, ठीक है। माना कि पहली संख्या x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, पहली संख्या जो हो गया x हो गया। अब लगातार बोल रहा है तो दूसरी संख्या फिर हम लोग लेंगे, ठीक है, कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, लगातार बोल रहा है तो x+1, यानी कि ठीक x के जस्ट आगे एक लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो वो उसका जो योग होगा वो 365 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों को हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं। दूसरी संख्या हमारा क्या है, x+1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल रहा है का दोनों का योग, ठीक है। योग करने का मतलब दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। पहला बोल रहा है क्या, दो क्रमागत संख्या होना चाहिए। क्रमागत करने का मतलब है लगातार, ठीक है। तो लगातार संख्या होना चाहिए, तो पहला संख्या हमारा x हो जाएगा और दूसरा संख्या जो हो जाएगा वो x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब दोनों को बोल रहा है क्या कि उसका वर्ग करना है, और वर्ग का योग जो है वो 365 है, ठीक है। तो पहला संख्या जो हमारा हो जाएगा वो x² हो जाएगा, और अगर दूसरा पूछेगा तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो ये 365 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली जैसे हम लोग उधर द्विघात समीकरण को सॉल्व किए थे गुणनखंड विधि से, सेम उसी तरह इसको सॉल्व करके हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x² हो जाएगा और ये प्लस है, ठीक है। तो ये a+b के होल स्क्वायर में है, ठीक है। तो a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a+b के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा क्या, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हमारा है क्या, x+1, जहाँ a = x है और b = 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, a+b के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 2ab हो जाएगा। 2ab = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। सॉरी, ये x² है, ये भी x² है, तो x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और इधर हमारा 2x इधर है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2x हो जाएगा, ठीक। अब इधर हम इसको ले आएंगे, ठीक है, 365 को, 365 को, ठीक है। तो इधर प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 365 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है, ठीक है। यानी कि इधर फाइनली कितना बचा, 364 बच गया और ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पहले का क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। और कोई दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको या फिर प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर, ठीक है, क्या आना चाहिए, +2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग ये गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 364 को गुना कर देते हैं, या फिर ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 सारा से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा नंबर बन जाए, ठीक है। ज़्यादा अगर नंबर बड़ा होगा तो हमारा और दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको ऐसा ही करते हैं कि पहले इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, क्या रिजल्ट बचेगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ जब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमारा यहाँ क्या होगा, जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या, x² बचेगा। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x बचेगा, ठीक है। और यहाँ जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 182 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण जैसे हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे थे, अब उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया था, x²
इसके बाद क्या था, प्लस का x और माइनस का 182 इक्वल टू 0 था। ठीक है, यही हमारा था समीकरण। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्या कि जब इसको हम लोग फैक्टर किए थे, ठीक है, तो कितना आया था 13 और 14, यानी कि 13 और 14, इसका फैक्टर 2 हमको मिला था। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसी फैक्टर में इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा क्या 14x और ये माइनस का 13x और माइनस का 182, ठीक, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में x है। ठीक है, तो यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ रिजल्ट हमारा बचेगा क्या, ये x प्लस का यहाँ 14 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस का 13 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी बच जाएगा क्या 14 बच जाएगा। अब इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अब यहाँ भी क्या है x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 14 हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 14 को जब भी हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा क्या, तो ये x माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब सिंपली इसके बाद क्या करेंगे, ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो इसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक और हमारा है क्या कि x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, ये तो लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा ना, यहाँ प्लस है तो इस साइड आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ 13 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो लगातार संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है 13 और 14। ठीक है, ये माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार बोल रहा था। ठीक है, तो -14 के बाद 13 आता है। ठीक है, तो ये लगातार नहीं है। ठीक है, तो लगातार होने के लिए हमारा क्या होगा, x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 13 और 14 होना चाहिए, यानी कि 13 और 14 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो लगातार संख्या बनेगा। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 13 और 14 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या 5 नंबर। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि जो इसका ऊंचाई है वो x है, तो इसके आधार से वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, और सॉरी उल्टा मान लिए ना, इसको आधार को हम लोग को x मानना होगा। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि इसका जो आधार है वो x है। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा वो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यानी कि जो कर्ण दे दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दिया गया है, ठीक है, ये बोल रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये तो समकोण लग नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए ये समकोण ही है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये हाइट है। ठीक है, ये वाला हाइट है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये इसका हाइट है। ठीक है, ये h है, h फॉर हाइट। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, यहाँ लिख देते हैं हाइट, वरना फिर हाइपोटेनियस में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हाइट है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, माना कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, माना कि आप लोग थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ,
माना कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, ठीक है, कि जो x है मतलब जो आधार है वो x सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि जो ऊंचाई जो दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम यानी कि x-7 हो जाएगा और ये x-7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि यदि कर्ण जो है, ठीक है, यदि जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण जो है वो क्या दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अन्य दो भुजाएं निकालिए, ठीक है। तो अन्य दो भुजा निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, एक थ्योरम पढ़े थे क्या, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय हम लोग क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो h यानी कि हाइपोटेनियस दिया गया है, ठीक है। हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि h का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का कितना दिया गया है, 13, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद दिया गया है क्या, इसके बाद दिया गया है हमारा क्या, P यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर करने का मतलब है क्या, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना दिया गया है, x-7, ठीक है, x-7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x-7 का स्क्वायर, x-7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब प्लस में उसके बाद क्या दिया गया है, b का आने का मतलब है बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो आधार हमारा क्या दिया गया था, x ही ना माने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग x लिखेंगे आगे, इसको x का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब सिंपली वही थ्योरम में हम लोग पुट कर दिए, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 होता है, ठीक। अब इसके बाद सिंपली इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 2ab, ठीक है, 2ab यानी कि माइनस का 14x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है, यानी माइनस 14x, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है माइनस 14x है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस का 14x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये 169 है, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये 49 है, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस का हम लोग को कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक है। माइनस का 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो सारे में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का 7x बच जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अगर साइड में लिख भी सकते हैं क्या, 2 से क्या किए हम लोग, भाग करनी, 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, ठीक। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, चर का जो पावर है वो 2 है, ठीक है। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 का कोई ऐसा 2 फैक्टर ढूंढना है जिसको हम लोग को ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 7 आना चाहिए, वैसा ढूंढिए कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 7 5 12, ठीक है, आ जाएगा। तो ये 12 होगा और ये 5 होगा, ठीक। और जब हम लोग 5 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 5x और माइनस का 12x, ठीक है, 12x और माइनस का 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, ये इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में, ठीक है, x कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से x हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, x प्लस 5 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, इसमें हमारा x बच जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 5, 12 पचे 60 होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो दोनों से हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, x माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली दोनों को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो जो 0 के इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब सिंपली इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -5 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू -5 आ गया और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 12 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था कि 2 भुजा निकालने के लिए बोल रहा था ना, तो पहला भुजा जो हो जाएगा वो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आंसर हमारा कितना आया, -5 आया, ठीक है, लेकिन कोई भी जो लेंथ होता है, लंबाई, वो कभी माइनस में नहीं रहता, यानी कि ऋणात्मक हमारा जो लंबाई होता है, ठीक है, वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनली 5 बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, 5 है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है, क्योंकि लंबाई कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट्री है, ठीक है, एक दिन में वो कुछ बर्तन बनाता है। इसके आगे देखिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का, ठीक है, 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें निर्मित बर्तनों की संख्या हम लोग को निकालना है और प्रत्येक नग का क्या कीमत था वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया क्या, देखिए यहाँ पे प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत था, ठीक है, यानी कि प्रत्येक नग का जो कीमत था, ठीक है, और वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेंगे कि उस दिन जो बर्तन बनाए गए होंगे, ठीक है, उसको हम लोग अगर x मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो उसका लागत हो जाएगा, ठीक है,
यानी कि जो वहाँ पर जो वस्तु बन रहा है उसका लागत हो जाएगा क्या, दोगुना बोल रहा है, यानी कि 2x, और दोगुना से 3 अधिक बोल रहा है, यानी कि 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, इसको हम लोग चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बर्तनों की संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहीं लिख देते हैं क्या, माना कि ठीक है, हम इसे यहाँ शॉर्ट ही में लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि माना कि उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं माना कि बर्तनों की संख्या। ठीक है, बर्तनों की संख्या। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक नग का निर्माण, ठीक है, लागत यानी कि कीमत, प्रत्येक नग का जो कीमत है उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए बर्तन की संख्या x है, तो वो बोल रहा है कि दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या कि जो हमारा ये उत्पादन हुआ था, ठीक है, यानी कि जो लागत हुआ, ठीक है, यानी कीमत, तो हम लोग क्या लिख दें कि प्रत्येक वस्तु की लागत, ठीक है, प्रत्येक वस्तु की लागत, प्रत्येक वस्तु की लागत। ठीक है, तो वो क्या बोला, दोगुना से 3 अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, यानी कि ये दोगुना हो गया और 3 अधिक बोल रहा है तो यहाँ प्लस का 3 और कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2x + 3 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि उनका जो कुल निर्माण लागत था वो 90 रुपया था। ठीक है, यानी कि अगर इतना बर्तन बना, ठीक, और उसका इतना खर्चा हुआ, ठीक है, तो वो टोटल 90 रुपये ही हुआ। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा क्या 2x + 3, ठीक, और ये 90 रुपये खर्च हुआ। ठीक है, अब इसके बाद चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, और फिर इसके बाद इससे कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा क्या, तो ये 2x² हो जाएगा। फर्स्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x²। अब इसके बाद हमारा क्या था, अब जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा, 3x = 90। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलिए इसके आगे देखते हैं। तो 3x प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 3x, ठीक है, और ये माइनस का 90 लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल के जब इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर इस साइड था ना, तो हम लोग इक्वल के इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब सिंपली ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गए हैं। अब सिंपली जैसे हम लोग गुणनखंड विधि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब 180 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 3 आना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए कौन सा ऐसा संख्या है, ठीक है, जिसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो एक एक करके भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 का टेबल में 180 कितने बार में आएगा, तो 90 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 90 और 2 92 हो जाएगा, या फिर माइनस भी करेंगे तो क्या होगा, 88 होगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर 3 से चेक करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 यानी कि 60 हो जाएगा। 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, 4 से होगा, 4 से भी चेक कर लेते हैं, 4 × 12, ठीक है, 4 × 4 = 16, ठीक है, यहाँ 2 बच जाएगा, 45 आ जाएगा। इससे भी नहीं होगा।
फिर 6 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 6 से कितना होगा, 6 तिया 18, 30 हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 2 बार में 14, ठीक है, और ये 40 हो जाएगा। तो 7 का तो टेबल में ही नहीं आता है, तो 7 को तो हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 8 को लेंगे, तो 8 से लगेगा, 8 दूनी 16, तो 20, 8 से भी नहीं आएगा तो 8 को भी नहीं लेंगे। 9 को लेंगे, तो 9 को लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 29 हो जाएगा, अगर इसे दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 9 भी नहीं होगा। 10 को लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक बार में 10 और 7 17, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 11 को लेंगे तो 11 का में 11 7 0, 11 को तो लेना ही नहीं है, 11 का टेबल में 180 नहीं आता है। 12 को लेंगे तो 12 कम 12, ठीक है। 12 को अगर लेंगे तो एक बार में 12 6, 12 5 60, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ले सकते हैं, ठीक है। ये 12 और 15 लेंगे, ठीक है। क्यों, चूँकि अगर हम 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 15x और माइनस का 12x, ठीक, अब माइनस का 90 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से x वाला टर्म को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, और इस टर्म में क्या बचेगा, तो प्लस का 15 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का 12 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 12 तो 12 5 60, 12 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेंगे, क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। तो जब 2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 लेना होगा और बड़ा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लें, एक मिनट, इसको थोड़ा सोचिए, क्या ले सकते हैं यहाँ पे कॉमन। अगर 2 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 6 और भी बड़ा ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 तिया 12, 4 से भी तो आ रहा है। 6 ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। 7 नहीं, 9 भी नहीं, 6 ही लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से 6 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 90 है ना, तो यानी 30 बच जाएगा, ठीक है। तो 6 कम 6, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 3, 6 बचे 30, यानी कि 15, ठीक है, = 0। अब इस वाले टर्म में और इस वाले 6 दूनी 12, यहाँ 2 ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x + 15 है, यहाँ भी 2x + 15 है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 15, ठीक है, 2x प्लस का 15, और यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, x - 6 = 0, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, 2x प्लस का 15 = 0 आ जाएगा, और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x - 6 = 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा, और इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो x = माइनस का 15/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो x = यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, और दूसरा में 15/2 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछ रहा था हमारा क्या, कि नग का लागत पूछ रहा था और बर्तनों की संख्या पूछ रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या माने थे, देखिए यहाँ पे ये वाला था ना, तो हम लोग यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ठीक। बर्तनों की संख्या कितना आया था, x माने थे, ठीक है। तो हमारा x का क्या आया, 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। क्या क्या आया, x का वैल्यू 6 आया, ठीक है, और एक और क्या आया, x का वैल्यू माइनस का 15/2 आया, ठीक है, ठीक है। तो ये 15/2 माइनस में आ गया, ठीक है। तो जो भी
हम 15/2 यानी कि x, यानी क्या था ये x बर्तनों की संख्या था, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या कोई माइनस में नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। कहीं आपने सुना है कि -2 बर्तन है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं 2 बर्तन है, 3 बर्तन है, 5 बर्तन है, ठीक है, या -5/2 -2.5 बर्तन, ये सब तो हम लोग नहीं सुने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, x = 6 ले लेंगे, ठीक है। अब सिंपली बर्तनों की संख्या अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, बर्तनों की संख्या x हो जाए, यानी कि x = 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा कि वस्तु की लागत, तो वस्तु की लागत को हम लोग क्या माने थे, 2x + 3 माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x यानी कि x का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना था, 6 था, और प्लस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर पूछेगा क्या कि प्रत्येक वस्तु की लागत कितना आया, तो क्या बोलेंगे, 15 रुपया आया, ठीक है। और अगर पूछेगा बर्तनों की संख्या कितना है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x = 6 हो गया बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका कोई दोस्त जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहा होगा तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।